स्टूडेंट आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल करेंसीज। और फिर हम फाइनली अपने जो डिजिटल सिटी ये जो क्विक बुक है डिजिटल सिटी पी हाउस की जो मैंने डेटाबेस बनाई हुई है इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, यानी कि क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स को मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ। ये दोनों इवेंट आपने इसकी बेस समझनी है। जनरली हम ये समझते हैं कि जो मल्टीपल करेंसीज हैं उसको मैनेज करने का वे उसे क्या कहते हैं कि हम सिंगल करेंसी में ले रहे होते हैं, कि मतलब हम समझ रहे होते हैं कि शायद हमने अगर ट्रांजैक्शन हम अगर डॉलर में हमारी होम करेंसी है तो अगर हमने ट्रांजैक्शन यूरो में कर दी तो इसका मतलब ये है कि हम उसको डॉलर में ही कन्वर्ट करके लिखें। स्टूडेंट देखें, इसमें ऐसी मैनेजमेंट जो है वो नहीं चल रही। ठीक है, ज़रा आपने क्विक बुक की प्रॉपर इस मैनेजमेंट को सीखना है। ठीक है, कि होम करेंसी कैसे मैनेज होती है और जो हमारी आउट करेंसी है, ठीक है, जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो कैसे मैनेज होगी। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, होम करेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन ओपन करने के लिए आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में। तो स्टूडेंट ये देखें, मल्टीपल करेंसीज का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। तो जो मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, इसमें देखें आप कंपनी प्रेफरेंसेस में जाएंगे। कंपनी प्रेफरेंसेस में आपके पास यहाँ ऑलरेडी मैंने असल में होम करेंसी अपनी यूएस डॉलर चूज़ की हुई है और मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन जो है वो मैंने इनेबल कराया हुआ है। अब देखें, ये पूरे इस जर्नल में ये वाहिद एक ऐसा ऑप्शन है जो एक दफ़ा ऑन हो जाए तो दोबारा ऑफ नहीं होता। देखें, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही ऑन किया हुआ था। देखें, यहाँ पे कोई ऐसा बटन नहीं है ऑफ करने का और उसने क्लियर कर लिखा हुआ है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता और वो रीज़न भी दे रहा है, व्हाई कैन नॉट आई चेंज दीज सेटिंग्स। एक दफ़ा मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन ऑन कर दें तो फिर क्विक बुक उसे चेंज नहीं करने देता। अब मैं आपको ये सिर्फ एक व्यू दिखाया है कि देखेंगे मैंने इसको चेंज किया हुआ है और चेंज करने के साथ साथ मैंने उसको देखा कि वो अब मुझे बैक रिवर्ट करने नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको अब दूसरी कंपनी के तरफ लेके जाता हूँ जहाँ मैंने ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं किया। अगर मैंने यहाँ ऑप्शन ऑन नहीं किया तो लेट्स सी, ये देखें कि अब ये कंपनी की डेटाबेस ओपन हो रही है। ठीक है, और अब ज़रा इसको देखिएगा कि यहाँ पे मैं ऑप्शन मल्टीपल करेंसीज का ऑन करने के लिए जा रहा हूँ और देखें कैसे ऑन करूँगा। एडिट में जाके, कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके, फिर मल्टीपल करेंसीज, कंपनी प्रेफरेंसेस। ये देखें वो कह रहा है कि मैं एक ही करेंसी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं मोर देन वन करेंसी यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखें मुझे मैसेज दे रहा है वो, फिर उसने मुझे मैसेज दिया कि अगर आप इसको ऑन कर दें यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही यस किया, अब मुझसे मेरी होम करेंसी मांग रहा है कि आपकी होम करेंसी क्या है। तो अब देखें, वैसे यहाँ पे मेरे पास 4 ही करेंसीज आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आप व्यू मोर करेंसीज में जाएं तो आपके पास इस टाइम पूरी दुनिया में जितनी मैक्सिमम करेंसीज यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आती हुई नज़र आएंगी। जैसे ये देखें, पाकिस्तानी रुपीज़ भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे ओवरऑल जितनी करेंसीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन होती हुई जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा है, पाकिस्तानी रुपीज़ वुड यू लाइक टू मेक इट एक्टिव। यस, मेक इट एक्टिव। ठीक है, अब हमने मेक इट एक्टिव कर दिया। अभी जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा ना तो देखें ये आपकी होम करेंसी सेव हो जाएगी। फिर आप मल्टीपल करेंसीज पूरी दुनिया में अब जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो ट्रांजैक्शन अभी हो सकेगी। लेकिन मैंने ये आपको फेस सिखाया, अब मैं यहाँ पे ओके को प्रेस नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मेरी फिर ये डेटाबेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन मल्टीपल करेंसीज, क्योंकि मैंने एक डेटाबेस ऑलरेडी कन्वर्ट की हुई है जिसका मैंने आपको फेस दिखाया। तो इस डेटाबेस को मैं कन्वर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट ओके। ठीक है, अब जैसे ही आप ओके सेलेक्ट करेंगे ये आपका फुल इस प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी उसी डेटाबेस की तरफ जिसमें मैंने ऑलरेडी मल्टीपल करेंसीज को जो है वो सिलेक्ट कराया हुआ है। अब स्टूडेंट अपने माइंड में ट्रांजैक्शन लेके हैं। अब मैं आप सबसे पहले आप लोगों को एक वे उसे क्या कहते हैं कि दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसीवेबल की ट्रांजैक्शन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, दो ही मेरी ट्रांजैक्शन हो सकती है मल्टीपल करेंसीज में।
या मैं बाहर लोगों को सामान दे सकता हूँ, मीन्स एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यही मेरी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं मल्टीपल करेंसीज में, ठीक है। अगर हम इन ट्रांजैक्शन को ज़रा देख लें, सीख लें, तो हमारे लिए बड़ा काम जो है वो आसान हो जाएगा मल्टीपल करेंसीज को मैनेज करना। तो सबसे पहले हम कस्टमर से मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जब कस्टमर ऐड करना पड़ेगा, लेट्स सपोज कि मैं एक नया कस्टमर यहाँ पे ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, और नए कस्टमर का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाजिद खान, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लिख रहा। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे ज़रा देखें, ये करेंसी के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो कस्टमर है ये कौन सी करेंसी का। देखें, अगर तो आपका लोकल कस्टमर है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपकी लोकल करेंसी में होगा, क्योंकि मैंने अपनी लोकल करेंसी यूएस डॉलर शो की हुई है, इसी वजह से ये यूएस डॉलर में आ रहा है। लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप इससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसने आपको किस करेंसी में पेमेंट देनी है यार। अब ये मैटर करता है, ठीक है ना। इसने आपको किस करेंसी में पेमेंट देनी है, क्योंकि इससे आपने क्या रिसीव करनी है, पेमेंट। अब मैं जैसे एन एग्जांपल के तौर पे देख लेता हूँ कि इसने मुझे यूरो में जो है वो पेमेंट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूरो जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वाजिद खान। अब देखें, मैंने यहाँ पे जैसे ही इसके यहाँ पे यूरो सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी उसी तरह जो भी सेटिंग वगैरह है वो आप सेट करेंगे, लेकिन क्योंकि मेजर एलिमेंट यही होता है इसका नेम एंटर करना, और इसके अलावा हम कस्टमर के फील्ड को, अब मैंने ओके किया और ये अब कस्टमर वाजिद खान यहाँ पे यूरो में सेव हो गया। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ, ज़रा स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। अब ज़रा हम बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। तो अब मैंने जब इनवॉइस जनरेट करने की तरफ गया, अब देखें जब मैंने इनवॉइस जनरेट की, अब मैं जैसे ही यहाँ पे वाजिद खान को सिलेक्ट करूँगा तो देखें वो मुझे खुद बता रहा है कि भाई ये आपका यूरो की ट्रांजैक्शन वाला है। और आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें रिसीवेबल, अब आपका यूएसडी तो नहीं सिलेक्ट होगा, आपने तो पैसे किस टर्म में लेने हैं, यूरो की टर्म में लेने हैं। तो अब आपका ये क्या सिलेक्ट हो जाएगा, यूरो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, जस्ट यू हैव टू व्यू दिस कि क्या आपका यूरो सिलेक्ट है। लेट्स सपोज आप देखिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप इमेजिन करेंगे आपके 10 से 15 अकाउंट रिसीवेबल होंगे, कोई यूरो में होगा, कोई यूएसडी डॉलर में होगा, ठीक है, ये होम करेंसी है। कोई आपका उससे क्या कहते हैं कि मल्टीपल कोई करेंसी में, येन में हो सकता है, ठीक है, युआन में हो सकता है। तो मल्टीपल करेंसीज जो है आपके पास होती है, क्योंकि आजकल की वर्ल्ड में अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपको मल्टीपल अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे वो खुद क्रिएट कर देगा, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आइटम बेचने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ भाई इस एन स्प्रिंग की, और एन स्प्रिंग जो है वो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 3000, मैं तो यूएस डॉलर में ही करूँगा ना मैं। अब देखिए इसको करेंसी, जैसे ही मैंने इसको 1 यहाँ पे लिखा कि मैं क्वांटिटी जो है वो, बल्कि 1 की बजाय क्वांटिटी मैं 3 कर लेता हूँ ताकि अमाउंट इंक्रीज हो जाए, और मैं इस कस्टमर के कोड को नॉन टैक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट ज़रा फोकस करें प्लीज़, ऊपर ज़रा देखिए 9000 टोटल मैंने इसे यूरो में अमाउंट लेनी है, ठीक है, यूरो में। ये देखें ये यहाँ पे टोटल यूरो क्या आ रहा है 9000, बट इन यूएसडी डॉलर इट इज सी 36,000। कैसे आया, यहाँ पे आपको उस दिन का एक्सचेंज रेट, उस दिन का, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्पॉट रेट। ज़रा मेरी बात को सुनिएगा, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, स्पॉट रेट। आप जब बैंक से रब्ता करते हैं ना, बैंक आपको पता है रोज़ अपने स्पॉट रेट इशू करता है, ठीक है, कि आज के दिन का क्या स्पॉट रेट है, आज के दिन का क्या स्पॉट रेट है। तो मुझे यहाँ पे ना वो स्पॉट रेट डालना है। जैसे उसने कहा जी 1 यूरो इज इक्वल टू 4 यूएसडी डॉलर, तो अब मैंने जब 4 यूएसडी डॉलर लिख दिए तो अब देखें वो मुझे सिर्फ इनवाइस के ऊपर कह रहा है 36,000, ठीक है, कि आपको यूएसडी डॉलर में अगर आज के दिन ये बंदा पेमेंट करता है ना तो आपको 36,000 डॉलर मिलेंगे। अब लेकिन मैं तो इसको उधार बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अब अगर आज के दिन पेमेंट करेगा तो 36,000 डॉलर आ जाएंगे। तो अब मैं इसको देखें ज़रा, जस्ट सेफ एंड क्लोज करने जा रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पे सिर्फ एक इम्पैक्ट है। अब आप देखें, अब वाजिद खान के लेजर में जाएं और मुझे ये बात यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो वाजिद खान का लेजर है उसमें तो देखें नहीं आया ना 36, उसमें तो देखें 9000 ही आया ना। यहाँ देखें उसमें तो कितना आया 9000 ही आया।
अब वाजिद खान के उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 9000 रुपीज़ ही मेरे पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। 9000 रुपीज़ देखें, सॉरी 9000 रुपीज़ कह रहा हूँ, 9000 यूरो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप देखें इसके लेजर में 36,000 नहीं नज़र आया, ओ भाई मुझे तो प्रेजेंटेशन में यही नज़र आना चाहिए ना कि मैंने यूरो की फॉर्म में कितनी जो है वो अमाउंट उससे क्या कहते हैं कि लेनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर इमेजिन करें कि आप रिपोर्ट्स में जाएं, रिपोर्ट्स में जाके आप जब कंपनी एंड रिसीवेबल में जाएंगे तो आप जस्ट यहाँ पे समरी देखें। समरी हमारी लोकल करेंसी में आएगी। देखें वाजिद खान से आपने कितने पैसे लेने हैं, 36,000। समरी हमारी लोकल करेंसी में आएगी। ऑनर तो डॉलर की मद में देखेगा ना, लेकिन आप देखें वहाँ पे फ्रंट एंड पे वो इनवाइस को 36,000 नहीं करेगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड पे करेगा। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब स्टूडेंट लेट्स सपोज इसके 2-3 दिन के बाद पैसे आ गए, आपने इसको सामान शिप कर दिया, जो भी रेलिवेंट आपको पता है कि एक्सपोर्ट में सारे प्रोसेसेस होते हैं, इनवाइस आपने भेज दी। अब बारी है पैसे आने की। तो यहाँ पे देखें मैं डेट को चेंज करूँगा, ठीक है, मैं रिसीव पेमेंट करूँगा और मैं रिसीव पेमेंट इस तरह करता हूँ कि मैं 25 को ये रिसीव पेमेंट ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे वाजिद खान से यूरो अब रिसीव करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये 9000 यूरो आ रहे हैं ना, तो मैंने इसको यहाँ पे अभी ये देखे फोकस, मैंने कहा सिर्फ ये मुझे ना 3000 जो है वो यूरो जो है वो दे रहा है। अभी इसने मुझे सारी पेमेंट जो है वो नहीं की। 3000 यूरो, यहाँ पे 3000 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 3000 लिखूंगा। उसके बाद रेफरेंस डालूंगा कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है, जो भी कोड होगा उसको प्रेजेंट करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें ये मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है कि जी 1 यूरो 4 यूएसडी डॉलर का चल रहा है, तो आपको यूएसडी डॉलर में ये 12,000 मिलेंगे। अब ज़रा इसके मेरे साथ साथ रहिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत आसान मुश्किल है, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ पे 4 आ रहा है, लेट्स सपोज 3 दिन के बाद रेट चेंज हो जाता है, मैं कहता हूँ ये 5 हो गया, रेट करेंसी का चेंज हो गया। अब देखिए ये यूएसडी डॉलर में 15,000 कन्वर्ट हो गया। जस्ट मैंने इसको यहाँ से किया सेव एंड क्लोज, यानी कि 3000 यूरो मेरे अकाउंट में आ गया। अब स्टूडेंट एक रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। अब आपको करना क्या है, होता ये है मैं जो सिनेरियो समझा रहा हूँ कि आपको पता है कि आपके एक ही अकाउंट, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहे हैं तो बैंक के अंदर आपके 2 अकाउंट चल रहे होते हैं। एक आपका करेंसी आउटसोर्स करेंसी का अकाउंट मैनेज हो रहा होता है, एक आपका लोकल करेंसी में मैनेज हो रहा होता है। तो यही देखें मैंने ABL यानी कि अलाइड बैंक लिमिटेड में मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं। एक मेरा लोकल करेंसी में है जो ऑलरेडी बना हुआ है और एक मेरा यूरो करेंसी के अंदर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको नया अकाउंट ओपन करना सिखा दूँ। देखिए ऐसे ही आप नया अकाउंट ओपन करेंगे तो नीचे वो आपको करेंसी का ऑप्शन दे देगा कि ये आप किस करेंसी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ये आप किस करेंसी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब देखें ये जो 3000 यूरो मेरे पास आए हैं, ये जो 3000 यूरो मेरे पास आए हैं, ये पैसे मैं कहाँ पे डिपॉजिट कराना चाहता हूँ, ये पैसे मैं कहाँ पे डिपॉजिट कराना चाहता हूँ, ये मैं पैसे डिपॉजिट कराना करता हूँ ABL यूरो अकाउंट में, ठीक है। आपको पता है मैंने पहले भी कहा था आप डायरेक्ट भी वो अमाउंट लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको मैंने सिलेक्शन की कि ये 3000 मेरे पास यूरो आए हैं, ठीक है, मैंने इसको ओके किया। ये 3000 यूरो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, मैंने ABL यूरो अकाउंट में इसको अब डिपॉजिट कराने जा रहा हूँ और आज ही के दिन ये डिपॉजिट हो रहे हैं और रेट जो है वो 5 जो से क्या कहते हैं कि यूरो चल रहा था, 1 यूरो जो है 5 USD डॉलर का चल रहा था। अब मैंने इसको सेव एंड क्लोज किया। अब ये स्टूडेंट देखें, अब ये जो अमाउंट है, अब मुझे आप खुद बताएं कि ये किस लेजर में पड़ी हुई है। अगर मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाऊं तो ये यहाँ पे मेरे पास ABL यूरो अकाउंट में पड़ी हुई है। लुक एट दैट, ये देखें 3000 ABL यूरो मेरे पास पड़े हुए हैं। अब अगली बात, अब फाइनली मैंने अपने बैंक को कहा भाई ये यूरो मेरे लोकल करेंसी में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब ज़रा देखें, अब फाइनली मैं इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अब देखें मैं यहाँ बैंकिंग में गया, ट्रांसफ़र फंड्स में गया, ट्रांसफ़र फंड में मैं आपको उसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये यूरो से अमाउंट जो है ये मेरे लोकल करेंसी में ले जाओ।
वो कह रहा जी 3000 यूरो हैं। मैं कहा ठीक है ये जी 3000 यूरो हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने उसी दिन नहीं लेके गया, मैं उससे 2 दिन के बाद लेके गया, तो उस 2 दिन के बाद का जो स्पॉट रेट होगा बैंक वो यूज करेगा। 2 दिन के बाद का स्पॉट रेट क्या है जी, लेट्स सपोज 2 दिन के बाद का स्पॉट रेट है 6। अब जब ये बैंक ने 6 यहाँ पे हुए, 6 मैंने यहाँ पे स्पॉट रेट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब स्पॉट रेट जैसे मैंने किया, ट्रांसफर करेंसी यूएस डॉलर है, ठीक है, यूरो से यहाँ पे जा रहा है, ये देखें वो लिख रहा है इसका 3000 यूरो बैलेंस हमारे पास चल रहा था, 27 को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे फाइनली इसको क्या करूँगा, सेव एंड क्लोज। अच्छा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैंने उसे क्या कहते हैं कि ब्लैंक छोड़ दी है, जस्ट मैं इसको ऑन कर लूँ। जी स्टूडेंट देखें, मैंने यहाँ पे किया कि एक्सचेंज रेट 1 यूरो का क्या चल रहा है, 6 यूएसडी डॉलर। तो अब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट लिखूँगा, तो ट्रांसफ़र अमाउंट हमारे पास क्या चल रही है जी, मैं 3000 सारे के सारे ये यूरो हैं वो यूएस डॉलर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये 3000 लिखा, ठीक है, देखें इसको मैंने किया सेफ एंड क्लोज। और अब कंडीशन ये है, ज़रा देखें, अब अगर आप मुझे बताएं कि बैंकिंग के अंदर मेरे पास अमाउंट देखें, जो मैं बैंकिंग के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें ABL यूरो में ये अमाउंट ज़ीरो हो गई, क्योंकि वो 3000 सारे के सारे क्या हो गए, यूरो ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ से तो 3000 चले गए, लेकिन आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ ज़रा देखें इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप मुझे बताएं कि मैंने करेंसी रेट क्या लिया हुआ था। मैंने करेंसी रेट लिया हुआ था 6, ठीक है। तो अब देखें ये क्लियर कट यहाँ पे 18,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करा रहा है। ये देखें ना, 27 को मैंने डेट सेलेक्ट की थी ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 18,000। मतलब आपको कुछ कैलकुलेशन खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट रेट लिखने हैं, ये खुद यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हुआ जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, अब ये तो सारे पैसे ट्रांसफ़र की बात होगी। अब स्टूडेंट जो मेन एक्टिविटी है ना, वो आप ज़रा देखें वो है क्या। जब आप यहाँ कंपनी में गए, मैनेज करेंसी में गए, तो देखें ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, करेंसी कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, होम करेंसी एडजस्टमेंट, ये एक बहुत एलिमेंट है, ठीक है। होम करेंसी एडजस्टमेंट में क्या है, अब देखें महीना एंड हुआ, अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, 31 मई 2020 आया, मैंने ये करेंसी सेलेक्ट की कि मैं ये देखना चाहता हूँ, अब मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने ऐसे पैसे हैं जो स्टिल यूरो में लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आज के दिन का एक्सचेंज रेट लगाया, लेट्स सपोज आज के दिन का एक्सचेंज रेट चल रहा है 7, मैंने कैलकुलेटर एडजस्टमेंट की। अब लुक एट दैट, मैंने वाजिद खान से 3000 रुपया देखे यूरो की फॉर्म में लेना, ठीक है, और ये 12,000 रुपीज़ बनते हैं। अब मुझे ज़रा रिकॉल करें, जिस दिन मैंने उसके साथ ट्रांजैक्शन की थी, इसका मतलब ये है कि उस दिन यूरो 4 रुपये का था, और देखें 12,000 रुपये मैंने उसकी मद में लेने हैं। लेकिन स्टूडेंट क्योंकि आज के दिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, आज के दिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 7 पे चला गया, इसका मतलब ये है कि आज के दिन के हिसाब से भाई वो मुझे तो 3000 यूरो देगा ना, वो तो मुझे 3000 यूरो देगा, लेकिन मेरे अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 21,000 आएगा। जरा फोकस करें, मैंने लेना 12,000 था, लेकिन अब मेरे अकाउंट में आएगा 21,000। इसका मतलब ये है कि 9,000 रुपीज़ मुझे एक्सचेंज गेन हो गया और लॉस हो गया, या मुझे गेन हो गया। अगर करेंसी कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये तो अभी गेन होता है। अब जस्ट मैंने इसको सेव करना है। अब होगा क्या कि जब 31 मई को आप रिपोर्ट लेंगे, मैं आपको उस रिपोर्ट को ज़रा थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर ली, और मैं यहाँ पे जस्ट इसको अब क्या करने जा रहा हूँ, सेव एंड क्लोज करने जा रहा हूँ। ये देखें ये सेव हुआ। अब मैं जस्ट आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, कंपनी रिसीवेबल समरी, और वो समरी जो है, और आप देखें यहाँ देखें वाजिद खान का कितना बैलेंस आ गया, 21,000, कि मैंने 3,000 यूरो लेने थे, लेकिन आज के साथ उसका बैलेंस कितना चला गया, 21,000। अब
अब मैं एक और रिपोर्ट आपको दिखाऊं, ज़रा देखें कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं तो स्टूडेंट ये देखें एक्सचेंज गेन और लॉस हमारे सामने यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कोई ट्रांजेक्शन की हुई है, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि ये 22 है क्योंकि मैंने 31 मई को ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ मैं 31 मई में ले जाता हूँ। ये मेरे पास देखें स्टूडेंट एक्सचेंज गेन जो 18,000 से इनकम शो होती हुई मेरे पास नज़र आ रही है। ये देखें 18,000, देखिए 26198 में 18,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जब आप ये बात अपने ऑनर को बताएंगे तो उसको ये बात क्लियर कट पता लगेगी कि करेंसी एक्सचेंज की वजह से कुछ हम लोग गेन जो है वो अर्न कर रहे हैं। अब स्टूडेंट मैं अब इसकी हिस्ट्री आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ज़रा देखेंगे कि बुक ने क्या चीज़ चेंज की। मैं ज़रा वाजिद खान के दोबारा से हिस्ट्री में चला जाऊँ तो ये देखें स्टूडेंट, वाजिद खान से मेरी 9,000 की ट्रांजैक्शन हुई। अब जब मैं इस इनवाइस को ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ नजर आ रहा है कि $4 उस दिन रेट था। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा यार मैंने इससे पैसे ले लिए। जब मैंने ये देखा कि मैंने इससे पैसे लिए तो पता लगा जी जिस दिन मैंने इससे पैसे लिए उस दिन 5 का जो है वो रेट था। अब 5 का जो रेट है देखें यहाँ पे क्लियर कट आपको ये मैसेज जा रहा है, और आप डिपॉजिट करते वक्त भी जिस दिन फिर आपने इसे पैसे लिए उस दिन 5 का रेट था, लेकिन जिस दिन फिर आपने यूरो से पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए यूएसडी डॉलर में तो आपको वो भी रेट जो है वो पता लग जाएगा। जब आप उस ट्रांसफ़र पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा वो 6 का रेट चल रहा था। अब स्टूडेंट देखें कोई भी हिस्ट्री अगर फाइंड करनी है कि रेट क्या चल रहे थे, ये रेट चेंज नहीं करा। अभी स्टिल देखें मैंने वाजी से 3,000 यूरो लेने हैं, लेकिन ये 3,000 यूरो इनवाइस के मुताबिक 12,000 रुपया बनता है, लेकिन वे 12,000 रुपया इनवाइस 22 मई को जनरेट हुई है। आज 31 मई है, इसका मतलब है रेट चेंज होने की वजह से बेसिकली मैंने वाजिद से 21,000 यूरो यूएस डॉलर लेने हैं। देखिए वाजिद मुझे ज़्यादा पैसे नहीं पे करेगा, ज़रा फोकस करें, वाजिद तो मुझे 3,000 यूरो ही पे करेगा ना, लेकिन वो होगा क्या कि जब वो यूरो मेरे पास आएंगे 31 मई को तो उस दिन जो स्पॉट रेट है वो क्या चल रहा होगा, वो स्पॉट रेट मेरे पास चल रहा होगा 15 स्पॉट रेट मेरे पास क्या चल रहा होगा, स्पॉट रेट चल रहा होगा मेरे पास 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका मतलब ये है कि मैंने वाजिद से 21,000 यूएस डॉलर रुपीज़ लेने हैं, और जो उधर भी शो हो रहे हैं, और बाकी मेरा क्या हो गया गेन, यानी कि मैंने करेंसी की मद में पैसे कमा लिए। 12,000 पैसे यूएस डॉलर लेने थे, लेकिन अब मुझे 21,000 आएंगे, तो इसका मतलब है वो मैंने माल तो बेच के नहीं कमाए ना, फोकस करें, वो मैंने किसकी मद में कमाए, गेन, वो मैंने करेंसी की मद में कमाया। तो देखें पूरी रिपोर्टिंग पे ज़रा फोकस करें कि वो करेंसी की मद में आपको नज़र आ रहे थे कि आपने कमाए। अब मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहता हूँ। जब मैं मैनेज करेंसी में गया, ज़रा देखें मैं होम करेंसी एडजस्टमेंट में फिर गया, और मैंने अब यहाँ पे जो डेट स्टूडेंट सेलेक्ट कर ली वो मैंने सेलेक्ट कर ली 30 जून, उससे अगली। फिर मैंने यहाँ पे यूरो सेलेक्ट किया, और जब मैंने यूरो सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट एडजस्टमेंट की, तो फिर वाजिद से मैंने 3,000 लेने हैं। अब हुआ क्या, यूरो का रेट पहले 7 चल रहा था ना, अब मैंने कहा यार 6 की बजाय ना बहुत ही डाउन हो गया, 3 पे आ गया। जब 3 पे आया फिर मैंने कैलकुलेट एडजस्टमेंट की, ये देखे स्टूडेंट 12,000 का मुझे नुकसान हो गया। 21,000 उसका देखे पहले बैलेंस चल रहा था ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 9,000 पे आएगा। इसका मतलब है 21, वो तो मुझे 3,000 यूरो ही देगा, लेकिन जब वो मुझे 3,000 यूरो देगा तो वो जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट होंगे तो वो 9,000 रुपये बनेगा। तो इसका मतलब है कि 21 से जब आप 9 पे जाएंगे तो 12,000 का आपको करेंसी का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जब तक ये पैसे पे नहीं करेगा। हर मंथ के एंड में आप यूं ही बैठ के सारी लिस्ट निकाल के अपने जितने अमाउंट लेने वाली है और जितनी अमाउंट आपकी देने वाली है, आप उसकी एक करेंसी एडजस्टमेंट करते हैं, बल्कि आपको खुद कोई एंट्री पास नहीं करनी। यू हैव टू जस्ट एंटर स्पॉट रेट। स्पॉट रेट से क्या मुराद है, 30 जून 2020 का रेट, जिस दिन आप बैठे हुए हैं उस दिन का रेट आपको लगाना पड़ेगा। तो जस्ट मैं सेफ एंड क्लोज करूंगा, तो अब ये मेरा लॉसेस में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख लूँ, आपको बता भी दूँ, देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में चले जाएं, और यहाँ पे हम जून को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 1 जून टू 30 जून। यहाँ उसको नज़र आ रहा है कि मुझे 12,000 रुपये से लॉसेस जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए माइनस हो रहा है,
ये कंडीशन पैसे लेने की तरफ थी। सेम टू सेम कंडीशन स्टूडेंट, सेम कंडीशन किस में होगी? वेंडर जिसको पैसे आपने देने होंगे। अब सेम सबसे पहले जब आप वेंडर ऐड करेंगे तो आप सबसे पहले उसकी करेंसी सिलेक्ट करेंगे कि भाई इसको मैंने पेमेंट लोकल देनी है या किसी यूरो के अंदर मैंने पेमेंट देनी है। फिर जब आप माल मंगवाएंगे, अब आपने उसको पेमेंट यूरो में देनी है तो इसका मतलब है कि अब आपको यूरो कन्वर्ट करा के देने हैं। तो सेम आपने उसी लिहाज से चलना है, सेम स्पॉट रेट यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें फिक्स होते जो है वो हमारे पास जा रहे होंगे। तो आप देखें कोई इसके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह सेम कस्टमर को डील किया है वैसे ही मेरे पास ये भी डील होता हुआ नज़र आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने यूरो में पेमेंट करनी है, यूरो में पेमेंट मैंने करनी है हारून अहमद, ये एक मेरा नया वेंडर है जी हारून अहमद, ठीक है। अब मैं इससे यूरो मैंने सेलेक्ट कर लिया या यूएस डॉलर कर लिया था, एक दफ़ा हम इसको एडिट कर लेते हैं। यस, यूरो ही सिलेक्ट किया। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, इनवॉइस की तरफ जाएंगे, अब हम एंटर बिल की तरफ जाएंगे। अब मैं जब एंटर बिल करने जा रहा हूँ, ये देखें ऊपर यूरो आ रहा है, ठीक है मेरे पास। यहाँ देखें यहाँ पे भी करेंसी की जो है वो उसे क्या कहते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब मैं जब आइटम यहाँ पे एंटर करूँगा, लेट्स सपोज कि मैंने इससे जो है वो ड्रिल मंगवाई, ठीक है, और ड्रिल जो है वो मैंने 10 क्वांटिटी जो है वो ड्रिल मंगवाई 500 यूरो के हिसाब से। तो 5000 यूरो मैंने इसको देना। ये देखें ऊपर 5000 यूरो हो गया और यूएस डॉलर कितना हो गया? 30,000। वाई 30,000? बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर रेट जो नीचे चल रहा है। चेंज कर सकता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, चेंज कर सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये 30 जून में देखें ये ट्रांजैक्शन हो रही है, मैंने जस्ट इसको क्या किया, सेव एंड क्लोज। अब ये 5000 यूरो मैंने इसको पे करने हैं। अब जब मैं पेमेंट की तरफ गया, सेम वही फिर मैं प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करूँगा, सेम वो मैं प्रोसेस परफॉर्म करूँगा। हारून अहमद, राइट क्लिक करके पे बिल, डायरेक्ट आप उसी सेक्शन से भी पे कर सकते हैं। मैं पे बिल की तरफ जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा अकाउंट पेएबल यूरो की, कि यूरो में मैंने किस किस को पैसे देने हैं। यूरो में मैंने जी पैसे देने हारून अहमद को, मैंने सेलेक्ट किया जी हारून अहमद को मैंने पैसे देने हैं। हारून अहमद को जो मैंने पैसे देने हैं, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने उसको पैसे कितने पे करने हैं। मैंने उसको पैसे पे करने हैं 5000। लुक एट दैट, 5000। तो स्टूडेंट अब ज़रा यहाँ पे देखें, मैं 5000 की बजाय लिख देता हूँ कि मैंने उसको पे करने हैं 2000। फिलहाल मैंने उसको 2000 यूरो देने हैं। 2000 यूरो 6 के हिसाब से कितने बनता है? 12000। तो ये देखें मैं यूएस डॉलर से दे रहा हूँ ना, तो यूएस डॉलर से 12000 यूएस डॉलर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको नीड ही नहीं है, यू जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है उस दिन का करेंसी रेट। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, बता आपको उससे यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे। लेकिन अब जस्ट मैंने इसको पे सिलेक्टेड बिल किया, देखें यहाँ अलाइड बैंक लिमिटेड से जो यूएस डॉलर का मेरा है, क्योंकि मैं तो अपने बैंक से जाके डॉलर ही पे करूँगा ना, वो आगे करेंसी कन्वर्ट करके यूरो में पे करेगा। तो पे सिलेक्टेड बिल, ये अब पेमेंट होगी, ठीक है। हारून अहमद को $2000 और ये नज़र आ रहा है 5000 का बिल था, तो $2000 उसको जो है वो क्या हो गया, पे हो गया अलाइड बैंक से। रिमेनिंग $3000 मेरे पास जो है 3000 यूरो जो है वो पे होने वाला रह गया, ठीक है। 2000 यूरो पे हुआ है, ये बात याद रखें मेरी तरफ से, लेकिन मेरे पास गया वो यूएस डॉलर से है, क्योंकि मैंने तो अपने बैंक को जब बना के दिया होगा, बैंक ने तो मेरी लोकल करेंसी कम करनी है ना, तो बैंक मेरी लोकल करेंसी कम करता हुआ नज़र आएगा। अगर अभी हम बैंक के लेजर में भी चले जाएं, ठीक है, मैं आपको ये बैंक का भी लेजर जो है वो दिखा दूं कि जिधर से मेरी पेमेंट हुई है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कब की है, ये देखें 30 जून को जो है वो मैंने जो यहाँ पे पेमेंट की है, ये हारून अहमद की ये पेमेंट आ रही है। लुक एट दैट, 12000। ये तो यूएस डॉलर में गया ना, 2000 था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 का रेट चल रहा था, और वो मुझे बता रहा है कि भाई ये यूरो के अंदर आपकी जो है वो पेमेंट बेसिकली हुई है, यूएस डॉलर में कन्वर्ट हुई है। अब स्टूडेंट देखें मैं एडजस्टमेंट की तरफ दोबारा जाता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, मैनेज करेंसी, होम करेंसी एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर यूरो सेलेक्ट करता हूँ,
और मैं यूरो से जब अब आगे बढ़ता हूँ जुलाई के महीने में जाके एडजस्टमेंट करता हूँ और यूएस डॉलर मैं 4 की बजाय यहाँ पे 9 में ले जाता हूँ। कैलकुलेट एडजस्टमेंट, ये देखिए स्टूडेंट, एक तो वाजिद से आपने 3,000 रुपया लेना था, 3,000 रुपया आपने वाजिद से लेना था, उस टाइम बैलेंस था 9,000, आज बैलेंस है 27,000, क्योंकि उस टाइम रेट चल रहा था 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9,000। आज के रेट के हिसाब से अगर आज वो आपको पैसे देगा तो कितने पैसे आएंगे, 27,000 यूएस डॉलर, इसका मतलब है 18,000 का आपको गेन है। वेंडर देखें, हरून अहमद, हरून अहमद को आपने 3,000 देना था, जिस दिन आपने 3,000 देना था उस दिन रेट था 6,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000, लेकिन आज रेट है 27, इसका मतलब है आज जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे आपको 27,000 रन करना पड़ेगा, तो दिस इज 9,000, यू विल बी इन 9,000 लॉस। अच्छा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड हैजिंग। अगर आप में से कोई बैंकिंग के बारे में जानता है थ्रू आउट थोड़ा सा, और आप में से कोई अगर थ्रू आउट ACCA या CA या इस फील्ड से लिंक करता है तो उसको ये बात पता होगी कि व्हाट इज़ हैजिंग, उसको ये बात पता होगी मैं अब इस करेंसी को स्वैप भी कर सकता हूँ, लेकिन वो तो बहुत से क्या कहते हैं कि आगे का एलिमेंट है। लेकिन अभी मैंने जस्ट इसकी करेंसी ट्रांसलेशन की और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और अब मैं इसको टोटल 9,000 गेन को पोस्ट करना चाहता हूँ और मैंने सेफ हैंड क्लोज कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट बात याद रखें कि करेंसी का जो इम्पैक्ट है वो दो जगह पे होता है, या कस्टमर पे होता है या किस पे होता है, वेंडर पे होता है। जो पैसे आ रहे होते हैं उसको आप डिपॉजिट करा रहे होते हैं, जो पैसे आपके पास जा रहे होते हैं उसको आप कैसे पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये सारा करेंसी का ओवरऑल सिनेरियो आप लोगों ने डील किया कि करेंसी को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब जो हम टास्क पढ़ने लगे हैं ना क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स का, ये टास्क आपने समझना है विद रिस्पेक्ट टू मंथली क्लोजिंग एंड ईयरली क्लोजिंग। स्टूडेंट जरा रिकॉल करें, मैंने 30 जून मैंने ईयर एंड अपना लिखा था, ठीक है, 30 जून, जरा रिकॉल करें मैंने अपना ईयर एंड क्या लिखा था, 30 जून। अब स्टूडेंट एक होती है मंथली क्लोजिंग, एक होती है ईयरली क्लोजिंग। जो मंथली क्लोजिंग होती है ना उसके अंदर आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता। क्लोजिंग से क्या मुराद होता है, क्लोजिंग से ये मुराद होता है, अकाउंट्स में हम क्लोजिंग से क्या मुराद लेते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि भाई डेटा अपना सारा ख़त्म करें, अब आप पिछले डेटे में कोई चेंज नहीं कर सकते, जो चेंजेस आपने करनी थी वो कर ली, दैट्स इट। अब आपका वो डेटा क्लोज हो चुका है, फाइनल हो चुका है, वो अब आपका डेटा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, फाइनल हो चुका है। तो लेट्स सी कि मैं यहाँ आपको कैसे, पहले मैं आपको मंथली क्लोजिंग के बारे में जो है वो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं जाके सबसे पहले जो है वो क्या करूँगा, अपनी क्लोजिंग डेट को सेट करूँगा। लुक एट दैट, सेट क्लोजिंग डेट। अब मैं यहाँ पे सेट जब क्लोजिंग डेट करूँगा तो मैं अब देखें यहाँ पे अब मई का मंथ चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं जुलाई तक ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस कर चुका हूँ, तो लेट्स सपोज कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 31 जुलाई। हर मंथ के हिसाब से मैं चल रहा हूँ ना, हर मंथ के हिसाब से। अब मैं ये लिखूंगा 31 जुलाई। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट बैठा है और आप जनरल मैनेजर हैं या आप ऑनर हैं, अब ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आपको पता है कि 31 जुलाई मंथ एंड है, आप अपने अकाउंटेंट को कहेंगे कि भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई का महीना एंड करने के 5 दिन और हैं, 5 अगस्त 2020 को आपका पिछला सारा डेटा एंड हो जाना चाहिए। आपने उसको 5/2020 की यहाँ पे डायरेक्शन दे दी। अब आपने पासवर्ड लगा दिया 2345, या मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, देखें 2345, ये मैंने पासवर्ड लगाया, ठीक है। पासवर्ड अब आपके लिए है क्योंकि वो कोई डेटा चेंज नहीं कर सकेगा। ओके किया, ठीक है, और उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे भी ओके कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, इसका इम्पैक्ट ये जाएगा कि आप 5 अगस्त 2020 से अगली ट्रांजैक्शन तो कर सकेंगे, लेकिन 5 अगस्त 2020 जैसे ही आएगा आप 5 अगस्त 2020 से प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को एडिट नहीं कर सकेंगे। आप 5 अगस्त 2020 की प्रीवियस ट्रांजैक्शन को एडिट नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ अपने जो है
वो माइंड में रखें कि आप 5 अगस्त 2020 के फर्दर ट्रांजेक्शन को एडिट जो है वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और अभी क्योंकि मैंने डेट को चेंज नहीं किया तो मैं डेट को अपने को चेंज भी करता हूँ, ठीक है, और फिर आपको उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाता हूँ। जिस मैंने इसको किया सेफ एंड क्लोज। अब ज़रा देखें वो क्या कह रहा है, ज़रा लुक, वो कह रहा है दिस ट्रांजेक्शन इज इन क्लोज पीरियड। देखिए ना, ये ट्रांजेक्शन उससे प्रीवियस थी ना, ज़रा देखें यहाँ पे फोकस करें, कब की थी, 6 मई 2020 की थी, नजर आ रहा ना, 6 मई 2020 की थी। अब वो कह रहा है कि भाई अगर आप इस ट्रांजेक्शन को क्लोज करने के लिए जाएंगे तो ये इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आप क्लोज पीरियड ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैंने कहा यस। अब ये उसने, क्योंकि मैं एडमन से था इस वजह से उसने इस चीज़ को कर दिया क्लोज। अगर मैं एडमन से नहीं होता तो वो मुझे पासवर्ड मांगता, वो मुझसे क्या मांगता, पासवर्ड मांगता। अब जरा देखें स्टूडेंट, अगर मैं रिपोर्ट में जाऊं तो यहाँ अकाउंटेंट एंड टैक्सेस के अंदर एक रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग डेट एक्सेप्शन रिपोर्ट। क्लोजिंग डेट एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है? क्लोजिंग डेट एक्सेप्शन रिपोर्ट ये होती है कि आपने क्लोजिंग डेट सेलेक्ट, ये देखें 5 अगस्त 2020 आपने क्लोजिंग डेट सेलेक्ट की थी, उससे पहले पहले कितनी एंट्रीज आपकी एडिट हुई ये चेक करें, कितनी एंट्रीज एडिट हुई। आपने डायरेक्शन दी थी कि 5 अगस्त 2020 के बाद पिछली ट्रांजैक्शन कोई बंदा एडिट ना कर सके, लेकिन खुदा ना खासा एडिट करनी पड़ जाए। आपने उस पर पासवर्ड लगा दिया, आपने क्या लगा दिया, उस पर पासवर्ड लगा दिया। आपने जब पासवर्ड लगाया तो होगा क्या कि आप मैनेजर हैं तो कोई एंट्री चेंज करनी पड़ेगी तो आप तक मैसेज आएगा कि सर ये एंट्री चेंज करनी है, हमें पासवर्ड बताएं। आप पासवर्ड बता के एंट्री चेंज करेंगे। अगर आप ऑनर हैं तो आप अपने जीएम को कहेंगे कि भाई ये पासवर्ड लगाएं और इसे एंट्री क्या करें, चेंज कर लें। अब होगा क्या, ऑनर को कैसे पता लगेगा कि यार इन्होंने 5 अगस्त से प्रीवियस बैठ के कितनी एंट्रियां चेंज की हैं, हालांकि ये तो क्लोजिंग कर चुके हैं। ऑनर यहाँ पे रिपोर्ट लेगा क्लोजिंग एक्सेप्शन की। जरा कंसेप्ट को समझे, मंथली क्लोजिंग क्या होती है? मंथली क्लोजिंग इज ऑल अबाउट दिस कि आप अपने पिछले रिकॉर्ड को चेंज करने नहीं देते, आप डेट सेट करते हैं, ठीक है, डेट सेट करते हैं। और यहाँ पे देखें अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में आप यहाँ पे जाएंगे क्लोजिंग डेट एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब वो देख रहा है कि अच्छा यार ये तो इन्होंने पता नहीं, देखें ये जितनी ट्रांजेक्शन 8 अगस्त से पहले मैंने चेंज की थी ना, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ उसने मेंशन कर दिया कि किस बंदे ने किस टाइम बैठ के चेंज की हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने क्लोजिंग डेट सेट की हुई थी डिफरेंट डेट पे इससे पहले, लेकिन उसने यहाँ पे मुझे बताया कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज जो हैं वो एडजस्ट की हैं। अब इससे क्या होगा, ऑनर को डिटेल मिल जाएगी कि यार इन्होंने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो एडजस्ट नहीं कर दी जो ऑलरेडी कोई बड़ी एहसास किस्म की ट्रांजैक्शन हो। और ये गलतियाँ क्यों कर रहे हैं भाई, जब मैंने एक क्लोजिंग का इनको टाइम पीरियड दे दिया है 31 जुलाई को, 5 दिन और ग्रेस पीरियड दिया है। वो आप कहेगा, आपका मैनेजर कहेगा जी सर 5 अगस्त के बाद पिछली अब ओके होगी हमारी क्लोजिंग, अब 5 अगस्त से प्रीवियस हमारी कोई ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है भाई ओके हो गया, 5 अगस्त डेट लगा दी, अब मेरी कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होगी। और अगर होती है तो आपको मैसेज आएगा। क्विक बुक ऐसा नहीं करेगा, क्विक बुक आपको देखिए रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है कि किस किस ने क्या चीज़ चेंज की है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही आप हर मंथ क्लोजिंग डेट आगे वहीं से जाके सेट क्लोजिंग डेट आगे करते जाएंगे। वो फिर आपको कहेगा कि सर अच्छा अब हमने अगस्त भी क्लोज कर लिया, आप कहेंगे अच्छा अब 31 अगस्त से प्रीवियस कोई ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकती। फिर आप आगे जाएंगे, वो आपको कहेगा कि सर मैंने सितंबर भी क्लोज कर दिया, आप फिर 30 सितंबर लगा देंगे। ऐसे करते करते स्टूडेंट जून आ जाएगा, ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, क्योंकि आपने डेट चेंज करनी है ना, क्योंकि आप तो एडमन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपने जाके अकाउंटेंट में सेट क्लोजिंग डेट जो यहाँ पे करनी है, तो जैसी जून आएगा 30 जून 2021, बता अगला साल 30 जून 2021 में एंड होगा। यहाँ जैसे ही आएगा आप यहाँ पासवर्ड लगाएंगे 2345, ये पासवर्ड मस्ट होता है, ठीक है, 2345 जैसे ही आप लगाएंगे 30 जून 2021, इसका मतलब ये है अब क्या होगा कि जैसे ही वो आपको ये कहेगा ना कि सर 30 जून 2021 तक अब हम लोग ओके हैं, यार वो कंसेप्ट को जरा समझिएगा। वो आपको जब मर्जी आके के जुलाई में कहे, 15 जुलाई को आ गया कहे कि सर 30 जून 2021 तक हमारा सारा साल कंप्लीट हो चुका है, आपने कहा अच्छा भाई हो चुका है, आप फिर क्लोजिंग में गए। इसका मतलब है कि 30 जून 2021 से पहले वो कोई भी रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकता। मेरी बात को समझें, वो 30 जून 2021 से पहले कोई रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकता।
मंथली भी आप यही काम कर रहे थे, अब ऐसे ही आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऐसे ही आप काम करते जा रहे हैं, तो पूरे 12 महीने गुजर गए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 30 जून 2021 को ही आए और आके कहे कि सर क्लोज कर दें। नो, देखिए उनको ग्रेस पीरियड चाहिए होता है काम करने का। उन्होंने 15 जुलाई को आ गए, अगस्त में आ गए, अगस्त में आके आपको कहते हैं कि सर 30 जून 2021 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सारा काम कर लिया है। अब हमने जो सारा काम कर लिया है सर, वो अब आप ओके करें, ठीक है। अब हम उससे प्रीवियस कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जैसी 30 जून 2021 सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके किया। अब स्टूडेंट होगा क्या, आपको क्लोजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लुक एट दैट। मैं जरा अभी अभी क्योंकि मैं यहाँ पे डेट अभी चेंज करता हूँ, 30 जून 2021 में लेके जाता हूँ, क्योंकि नीचे से डेट चेंज होगी तो फिर 30 जून 2021 में जाएगा। अब जरा स्टूडेंट देखें, यहाँ मेरे पास मुझे बताएं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ज़रा देखिएगा 30 जून 2021 तक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है। 30 जून 2021 तक, 30 जून 2021 तक स्टूडेंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 5,68,794। ये वो अपने माइंड में रखें, 5,68,794 आ रहा है। अब मैं इसको ज़रा बैलेंस शीट के स्टेटस के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको बैलेंस शीट का स्टेटस जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट के ऊपर मेरे पास क्या जो है वो एलिमेंट 30 जून 2021 को आ रहा है। ये 30 जून 2021, ठीक है। 30 जून 2021 को भी अगर आप देखें तो ये मेरे पास नेट इनकम आ रही है, ठीक है। ये टोटल इक्विटी मेरे पास शो हो रही है। अब क्वेश्चन ये है, ये मैंने क्योंकि इक्विटी वगैरह पहले से ही एंटर की हुई थी, ओपनिंग बैलेंस, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। अब हुआ क्या स्टूडेंट कि क्लोजिंग से मुराद क्या होती है। क्लोजिंग से मुराद ये होती है कि ये जो नेट इनकम आपको नजर आ रही है ना, नेट इनकम, ये सारी की सारी उठ के रिटेन्ड अर्निंग में चली जानी चाहिए। ये सारी की सारी उठ के कहाँ चली जानी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग में चली जानी चाहिए, ठीक है। जो आपको नेट इनकम नजर आ रही है ना, ये सारी की सारी उठ के कहाँ चली जानी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग में चली जानी चाहिए। और ये नेट इनकम बेसिकली हो क्या रही होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो क्या हो रही होती है, प्रेजेंट हो रही होती है। क्योंकि मैंने डेट अभी यहाँ पे आपको ठीक नहीं लगाई, ये सारी की सारी जो नेट इनकम है ये किस में रिप्रेजेंट हो रही होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो जाके क्या हो रही होती है, रिप्रेजेंट हो रही होती है। सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो रही होती है, ठीक है। ये सारी की सारी नेट इनकम इस पूरे हेड के अंदर क्या हो रही होती है, प्रेजेंट हो रही होती है, जो बिल्कुल बैलेंस शीट के ऊपर भी वहाँ पे पड़ी होती है। क्योंकि मैं कुछ अमाउंट ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर चुका हूँ, इस वजह से वो आपको दिखा रहा है। लेकिन याद रखें कि इसका ये फिगर नेट इनकम का और बैलेंस शीट का नेट इनकम का फिगर मैच होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एंट्री रिटेन अर्निंग में पास कर चुका हूँ। जो प्रीवियस आपको असल में मैं सिखा रहा था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक एंट्री पास कर चुका हूँ, इस वजह से वो मुझे दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं रिटेन अर्निंग के लेजर में जाऊँ तो आपको वो प्रॉपर उसे क्या कहते हैं, वो चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। अच्छा स्टूडेंट, अब होगा क्या कि जैसे ही 30 जून 2021 एंड होगा ना, तो बैलेंस शीट के ऊपर ये जो नेट इनकम का फिगर है ये रिमूव हो जाएगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन अर्निंग में। मतलब अब आपकी क्लोजिंग हो गई, यानी कि ये जो अकाउंट्स हैं अब ये क्लोज हो गए, ये साल आपका क्लोज हो गया, आपको कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 2021 को जब आप ओपन करेंगे बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट में ये सारे के सारे अकाउंट्स आपको नेट इनकम नहीं नजर आएगी। नेट इनकम आपकी कहाँ पे नजर आएगी, रिटेन्ड अर्निंग में नजर आएगी। बात को जरा समझें कि जब आप कमा लेते हैं तो अब आप अपने प्रॉफिट्स को इक्विटी में ट्रांसफर कर देते हैं फाइनली, क्योंकि वहां से आपने ऑनर्स को जो है वो सारा कुछ डिवाइड करके देना होता है। तो यहाँ से ये अमाउंट सारी की सारी ट्रांसफर होके कहाँ चली जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग में चली जाएगी। आपको कुछ प्रोसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट क्लोजिंग डेट हर मंथ सेट करते आनी है। जैसे ही पूरे साल की क्लोजिंग डेट एंड सेंड होगी तो वो साथ ही इससे क्या कहते हैं कि प्रोसेस हो जाएगी। 30 जून 2021 के अंदर एंट्री जो है वो हमारे पास चली जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूँ, 30 जून 2000 उससे क्या कहते हैं कि 21 कर दूँ, ठीक है जी। स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट मैंने डेट चेंज कर दी, मैंने यह देखें 22 जुलाई 2021 कर दी ना, ठीक है। 30 जून 2021 तक इसका मतलब ये है
कि सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाना चाहिए थे। तो स्टूडेंट 30 जून 2021 तक मेरा प्रॉफिट कितना था देखें, 5,68,794, जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था। अब ज़रा इसको बैलेंस शीट के हेड में जाके हम लोग देखते हैं, ज़रा बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट देखें क्या हुआ। ये तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, ज़रा बैलेंस शीट में देखें स्टूडेंट। देखें यहाँ आपको बैलेंस शीट में कोई नेट इनकम नज़र आ रही है, नेट इनकम का कोई हेड नज़र आ रहा है? नो, आपको कोई हेड नहीं नज़र आ रहा। इट मीन्स कि आपका ईयर क्लोज हो चुका है। वो नेट इनकम सारी की सारी कहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है? रिटेन अर्निंग में। लेट्स सी कि रिटेन अर्निंग में वो कैसे ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसकी डेट को 30 जून 2021 के अंदर ले जाऊँ, ये देखें स्टूडेंट, ये देखें क्लोजिंग एंट्री पास हुई, ये देखें 5,69,294 की ये क्लोजिंग एंट्री हमारे पास हुई है कि उसने पूरे साल को क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट इस बात को माइंड में रखें, ज़रा रिकॉल करें ये क्लोजिंग कितना बड़ा फेज़ होता था। हम वन बाय वन बैठ के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते थे, फिर ये आंसर निकालते थे, फिर आंसर को बैलेंस शीट में पोस्ट करते थे। इसने जैसे ही आपने डेट सेट की, इसने ऑटोमेटिकली इसको सारी रिटेन अर्निंग को क्लोज कर दिया। अब मैं अकाउंटेंट्स के लिए एक थोड़ा सा ऑप्शन और इन्हेंस करूँगा। वो क्या ऑप्शन इन्हेंस करूँगा स्टूडेंट? आपको पता है कि जब आप क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं तो आप कुछ उसे क्या कहते हैं कि वर्किंग, उसे क्या कहते हैं कि शो करते हैं, जिसको आप अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चेंज आ रहा हो तो उस ट्रायल बैलेंस में उसे क्या कहते हैं कि आप उस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप कहते हैं वर्किंग ट्रायल बैलेंस। आपको याद हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग ट्रायल बैलेंस। अब स्टूडेंट होता क्या है, ईयर एंड हुआ, आपको पता है कि आपने ट्रायल निकाला। अब उस ट्रायल के अंदर कुछ एरर है, लेट्स सपोज कुछ एरर है, आपने उस एरर को यहाँ पे लिखना होता है, वर्किंग पेपर डिफरेंस, जहाँ आपने वर्क किया होता है ना कि एरर क्या है, उस डिफरेंस को यहाँ लिखना है ना, उस डिफरेंस को यहाँ पे लिखना है कि ये एरर क्यों आया, इस अकाउंट में एरर क्यों आया। अच्छा जी, इसका 71,000 का बैलेंस चल रहा है, नहीं भी नहीं, इसका तो बैलेंस होना चाहिए था 72,500, लें जी इसकी गलती है। लेकिन ये आपने वर्किंग कहाँ की होगी भाई? जिधर आपने वर्किंग की होगी ना, उधर वर्किंग आपको उससे क्या कहते हैं कि अटैच करनी पड़ेगी। उस वर्किंग को आपने कहीं ना कहीं तो किया होगा ना, लेकिन उस वर्किंग को आप याद रखें कि आप लोग यहाँ पे लिखते हैं कि उस वर्किंग में क्या आंसर आ रहा है भाई, 72,500 आ रहा है इसका। अच्छा, अब मेरे पास तो यार यहाँ पे 71,000 चल रहा है। अब मेरे पास 71,000 चल रहा है तो इसका मतलब है मैंने 72,500 के ऊपर लेके जाना है। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि मैं ईयर इसका क्लोज कर चुका हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होगी। लेकिन आपने 1,500 यहाँ एडजस्टमेंट में लिखना है। जैसे मैंने ये देखें, ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने ये देखें, ये 1,000 एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, ये मैंने एडजस्टमेंट के अंदर सारे हेड लिखे हुए हैं। ये देखें, जैसे यहाँ मैंने 500 लिखा हुआ है तो मैंने कहा जी 500 मैं एडजस्टमेंट में लिख देता हूँ। वर्किंग पेपर में ये डिफरेंस आ रहा है, जो पेपर आपका वर्किंग पेपर में डिफरेंस होगा वो आप यहाँ प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद यहाँ जस्ट लिख देते हैं। तो क्योंकि बुक जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देता है, आपको नहीं करनी, वो खुद 71,000 के बैलेंस को 72,500 पे ले जाएगा। 2,500 से यहाँ एंट्री पास करेगा, 72,500 पे ले जाएगा। लेकिन याद रखें कि वर्किंग पेपर आप कहीं ना कहीं तो प्रिपेयर करते हैं ना, जो जिनका ताल्लुक अकाउंट्स की फील्ड के साथ है, ऑडिट की फील्ड के साथ है, उनको ये बात पता है कि वर्किंग पेपर ईयर एंड की वो एक्सरसाइज है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये जो सारे बैलेंसेस हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर इसका मतलब है कोई एरर नहीं है तो इट्स मीन गो फॉरवर्ड, जाने दें आप इसमें, उसको जस्ट बैलेंसेस सारे रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। वर्किंग पेपर के मुताबिक रेफरेंस दे दें कि अच्छा जी इनके तो यही बैलेंसेस चल रहे हैं। जब आप वर्किंग पेपर के साथ रेफरेंस दे दें तो उसके बाद एडजस्टमेंट की यहाँ एंट्री आप खुद पास कर दें कि अच्छा जी इसमें तो ये चीज़ जो है वो एडजस्ट होने वाली है, ठीक है। अब देखें इसकी तो क्लोजिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है ना, इस वजह से मैं इसमें यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो कर ही नहीं सकता। तो मैं एक एडजस्टमेंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगी। स्टूडेंट देखें, कोई भी अकाउंट का ऐसा साइकिल नहीं है जो क्विक बुक से मिस हुआ हो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो क्विक बुक से, आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन इस टाइम बैठ के आप सोचें, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो मिस हुई हो। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग एट एंड के ऊपर है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट के ऊपर है।
जिसको हमने देखना है। लेकिन क्विक बुक की जितनी भी सर्कुलेशन थी वो आज हम एंड कर चुके हैं, ठीक है। वो आज हम क्या कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं। मल्टीपल करेंसीज के बारे में स्टूडेंट हमने देखा, क्लोजिंग डेट के बारे में देखा। क्लोजिंग डेट ख़ास तौर पे ना ऑनर के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। ऑनर अपने डेटे को बचा सकता है कि यार ये बार बार चेंज ना कर रहे हैं और मुझे कैसे पता लगेगा कि ये चेंज कैसे कर रहे हैं। तो देखें कितना ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंट क्विक बुक ने जो है वो ऑप्शन दिए हुए, लेकिन हमें उसको मल्टीपल यूजेज के हिसाब से जो है वो हमें देखना चाहिए कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से लेक्चर नंबर 18 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या कहते हैं बात होगी, जो रिपोर्टिंग एंड के ऊपर होगा, और फिर हम इस तरह क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर जो है वो करेंगे। थैंक यू।